हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीडियो लेक्चर में खास जुड़ने का मतलब ये है कि यूजीसी नेट की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और 2023 में वो इस परीक्षा में क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो वो सामान्य तौर पर अपनी तैयारी तो करते रहें, लेकिन उनको किस तरीके से तैयारी करना है, परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनके नेचर से परिचित होना काफ़ी ज़रूरी है। और मैंने सोचा कि 2022 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने डिस्कस करूं और 2023 पर मैं वीडियोज बनाऊं। उससे पहले इस क्वेश्चन पेपर पर मुझे बातचीत कर लेना चाहिए। थोड़ा धुंधला ही दिखेगा क्योंकि यूजीसी एनटीए नेट ने शायद ये निश्चय लिया है कि आप लोग पीडीएफ को भी बहुत अच्छे से न पढ़ पाएँ, और जो पेपर मुझे मिला है धुंधला ही मिला है, तो थोड़ा-सा आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेरी आवाज़ के साथ आपको कोरिलेट करके उसको जोड़कर देखना पड़ेगा। ठीक है? चलिए बहुत सारे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन-सी बातें सही हैं? आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस का जो भी पैटर्न है वो अब छोटा नहीं है, बल्कि कम से कम 1 मिनट के आसपास में इस पे आपको समय देना पड़ेगा। पूछा गया कि रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन-सी बातें सही हैं? ऑप्शन दिया गया है, मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो। राम कथा का गान वेदों, पुराणों और कवियों ने किया है, किंतु संतों ने नहीं। जो भक्त रामचरितमानस का अवगाहन करता है, वह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला होता है। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है, जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। अभी देखिए ऊपर जो 4 विकल्प दिए गए थे वो केवल प्रश्न से जुड़े हुए थे, लेकिन अब नीचे भी विकल्प दिया गया है कि इसमें से केवल ए और बी सही है, केवल ए और सी सही है, केवल ए और डी सही है, केवल बी और डी सही है। ठीक है? तो इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा ऐसे प्रश्नों पर आपको टाइम देना पड़ेगा और आराम से देखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, देखिए कैसे घुमा कर पूछा गया है, और जब आप उत्तरकांड पढ़ेंगे आखिर में, तो उसमें 2 पंक्तियाँ आती हैं कि मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, कामहि नारी पियारी, जिमे लोभहि प्रिय जिमि दाव। ठीक है? तो ये पंक्तियाँ कुछ हैं, उन्हीं पंक्तियों पर आधारित ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो सही जवाब है, वो है ए और डी। ठीक है? तीसरा ऑप्शन कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, ए और डी। तो ए क्या है कि आखिर में जो पंक्ति कही गई है, मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो। और डी दिया गया है कि जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। तो बातें तो तुलसीदास के माध्यम से कही गई हैं, लेकिन यहाँ पर आपके ये टेक्स्ट में लगा हुआ है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर कोई ऐसी बुक बता दीजिए जिस बुक को पढ़ने के बाद इस परीक्षा को क्वालिफाई करें। तो बहुत मुश्किल है कि किसी बुक में इस तरीके से, या फिर प्रैक्टिस सेट के लिए आप पूछते हैं कि कौन सी प्रैक्टिस सेट आपको बताया जाए। तो अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करते हैं, उसके नेचर को समझते हैं, तो जरूर इस परीक्षा में आप सफल होंगे। और इन प्रश्नों के हिसाब से आप खुद से तैयारी करें बढ़िया से, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वरना किताबों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर दिक्कत होने लगेगी। हालांकि किताबों को लेकर हमने आप सभी को कुछ कई वीडियो लेक्चर में बताया भी है। ठीक है? चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कामायनी से संबंधित कि कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम है। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम है। सर्ग दिए गए हैं स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन। ये 4 सर्ग दिए गए हैं। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके सिलेबस में टेक्स्ट लगे हुए हैं, उन टेक्स्ट को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तभी आप समझ पाएंगे कि किस टेक्स्ट में पहले क्या बात कही गई है, या फिर किस टेक्स्ट में आखिर में क्या बात कही गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कामायनी के तौर पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने सर्गों में है। लेकिन अगर अपना सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें प्रिय प्रवास भी लगा हुआ है, जिसमें सर्गों की बात की गई है, साकेत भी है, उर्वशी है। इस तरीके से कई रचनाएं हैं जिसमें कि सर्ग विभाजित रचनाएं, तो उनको जरूर आप
अपने ध्यान में रखते जाइए। आज कामायनी पर सवाल पूछा गया है इस बार, हो सकता है कि आगे प्री प्रवास पर पूछ लिया जाए, साकेत से भी सवाल पूछ लिया जाए, तो इसलिए आपको एक यहाँ पर जरूर चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस तरीके से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो कामायनी के सर्गों की जब बात की जाती है तो कुल इसमें 15 सर्ग हैं। इसकी शुरुआत होती है चिंता से और अंत होता है आनंद से, लेकिन बीच में जो सर्ग हैं उनको भी याद करने के लिए हमने कुछ कुछ ट्रिक्स बताई हुई थी कामायनी के लेक्चर में। जिन लोगों ने देखा होगा जरूर उसको वो फॉलो कर रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पर जो सर्गों का क्रम है उसके हिसाब से जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है। कई बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया है कि तीसरा ऑप्शन है। देखिए, स्वप्न 10वां, संघर्ष 11वां, निर्वेद 12वां और दर्शन जो है 13वां है। वैसे अगर आप याद करना चाहें तो एक सूत्र है कि चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया, कर्म की ईर्ष्या से बुद्धि ने स्वप्न में संघर्ष किया और अंत में एक शब्द यूज होता है निदर आ, ठीक है, जिसमें कि निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, इन चारों को तो हो सकता है कि इस बार तो बीच में से ये उठा लिया गया है। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये बीच में से सर्गों का नाम उठा लिया गया है। कभी कभी शुरुआत से उठा लिया जाता है, कभी कभी बीच से उठा लिया जाता है, कभी कभी आखिर से उठा लिया जाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही अपनी तैयारी कीजिए। बहुत याद और रटने की जरूरत नहीं है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने समय निकालकर आप सभी से सोचा कि बातचीत कर लेता हूं कि किस तरीके से आप तैयारी करें, ताकि आगे जो भी प्रैक्टिस मैं भी लेकर आऊँ और आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आऊँ कुछ कुछ इसी आधार पर हो, इसी दृष्टिकोण से हो। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, सबको नमस्ते करता हूं। और जो भी पुराने बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि कमेंट्स पर मैं बहुत ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दे पाता हूं। हाँ, जो जरूरी कमेंट्स रहता है, आंसर वाला कमेंट्स रहता है, उसको जरूर देखता हूँ। बाकी क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, क्योंकि आज मैंने टारगेट किया है कि 50 क्वेश्चन आपसे 50 क्वेश्चन पे बातचीत हो जाए, ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। इस क्वेश्चन पेपर को हल करते समय आप लोग जरूर अपने नोटबुक पर क्वेश्चन के नेचर को जरूर नोट करते रहिए। पहला जो प्रश्न था वो टेक्स्ट पर आधारित था, एकदम बिल्कुल। दूसरा प्रश्न था सर्ग पर आधारित, तो आपके पाठ्यक्रम में जो भी इस तरीके से विभाजन पर आधारित रचनाएं हैं उनको जरूर आप ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न आ गया आपका प्रकाशन वर्ष, तो ऐसे अपनी बुक पर आप नोट कर लीजिए कि हमें कैसे कैसे प्रश्नों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है, और 4 किताबों का नाम दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, परंपरा का मूल्यांकन। ये चारों रचनाएं हैं। ऑप्शंस को पढ़ा है तो आपके दिमाग में उस लेखक का नाम आ गया होगा कि ये किसकी पुस्तकें हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, परंपरा का मूल्यांकन। अब प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से इसे हमें बताना है, ठीक है। तो कई बच्चों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया कि ये रामविलास शर्मा का है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, उनकी तैयारी अच्छे से चल रही है। यहाँ पर हम इसके अगर क्रम की बात करें कि यूजीसी नेट ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है, उसके अनुसार जो ये ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन क्या है, सही नहीं दिए गए हैं, इनको हटा दिया गया है, ठीक है। तो परीक्षाओं में इस तरीके के भी क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर भी हम देखेंगे कि इसका जो है 1955 जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा ने लिखा, और दूसरी जो पुस्तक है हिंदी जाति का साहित्य 1968 में ये लिखी गई है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास ये है 2001 में, और 1981 में है परंपरा का मूल्यांकन। तो नीचे जो विकल्प यहाँ पर दिया गया है ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसको क्या किया यूजीसी ने हटा दिया है, ठीक है। लेकिन देखिए यूजीसी ने तो इसको हटा दिया, जो एनटीए नेट ने आंसर की रखा हुआ है। लेकिन कई बार क्या देखने में आता है परीक्षा में कि अगर आप इसमें हो सकता है कि 5 से 10 मिनट ही टाइम दे दें, उलझ जाएं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा समय आपका लगने लगता है। अगला जो प्रश्न है छोटा प्रश्न है, कथन पर आधारित है। तो यहाँ पर अपने नोटबुक पर जरूर आप ध्यान में रखिए, लिख लीजिए कि कथन पर आधारित भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कथन दिया गया है यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया है पुरूरवा, उर्वशी, ऑशनरी, महर्षि च्वयन, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि यह देह भाव भ्रांति है, किसका कथन है, ठीक है।
तो बिल्कुल इसका सही जवाब है, आप लोगों ने देना भी शुरू कर दिया है, कई बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है। इसका सही जवाब हो गया उर्वशी। तो इसका मतलब है कि ये उर्वशी जो आपके टेक्स्ट में बुक लगी हुई है वहां से इसको लिया गया है, और जितने भी पात्र यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन में वो सब भी उर्वशी से जुड़े हुए हैं। और रचना किसकी है उर्वशी, ये भी आपके दिमाग में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भल्ला हुआ जो मारिया बहेड़ी महारा कंतु लज्जे जमतु वयसी अहु जय भग्गा घरु एंतु का तात्पर्य है। आप देख रहे हैं कि यूजीसी नेट ने अब किस तरीके से नए दृष्टिकोण से सवाल पूछना शुरू कर दिया है, नए पैटर्न पर सवाल पूछ दिया है। कई बार इस पंक्ति को देकर सामान्य रूप से पूछ लिया जाता था कि इसके कवि कौन है, लेकिन अब पंक्तियां नहीं, पंक्तियां तो पूछी जा रही हैं, लेकिन उनका भावार्थ पूछा जा रहा है, तात्पर्य पूछा जा रहा है, फिर या फिर उनके अर्थ को वैकल्पिक रूप में पूछा जा रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। भल्ला हुआ जो मारिया बहेड़ी महारा कंतु, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और ये क्या है, हेमचंद द्वारा लिखी गई है, जो आदिकालीन कवि हेमचंद हैं और जिनको कि प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। तमाम तथ्य आप अपने दिमाग में रखे होंगे। तो हेमचंद की ये पंक्ति है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कि भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी महारा कंतु का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दिया गया, हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। दूसरा है, अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी न था, उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूं क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। ये पंक्ति आपको देखने से ही लग रहा है कि ये वीरगाथा काल की पंक्ति है, और वीरगाथा काल में ही इस तरीके से कोई नायिका नायक के बारे में सोच सकती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए है कि हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत यानी स्वामी मारा गया, और ऑप्शन डी है, हे बहन युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूं क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई हूं। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि पंक्तियां तो पूछी जा रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो गया है पूछने का पैटर्न। अगला प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है। शरत चंद्र, रविन्द्रनाथ, बंकिम चंद्र, माइकल मधुसूदन दत्त। तो आवारा मसीहा लगातार इससे सवाल पूछे जाते रहे, इसके लेखक का नाम आपको आ गया होगा। और एक सवाल पूछा जाता है कि ये कितने वर्ष में कंप्लीट हुआ है आवारा मसीहा। ठीक है, तो इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखिए। और किसके जीवनी पर आधारित है, क्योंकि अन्य गद्य विधाओं वाला वीडियो लेक्चर मेरा देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि ये कितने वर्ष में लिखा गया है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा घुमा फिरा कर। ठीक है, कुछ बच्चों ने बताना भी शुरू कर दिया कि 14 वर्षों में लिखा गया है। किसके जीवनी पर लिखा गया, शरत चंद्र। ऑप्शन पहला इसमें सही है। तो ये सीधे सीधे सवाल है, इसमें नीचे के कोई विकल्प नहीं दिया है कि ए और बी सही है, बी और डी सही है, इस टाइप से नहीं दिया हुआ है। तो कुछ सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ सवाल जो हैं थोड़ा सा यूपीएससी लेवल के बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आत्मकथा नहीं है। एक कहानी यह भी, बाण भट्ट की आत्मकथा, अन्या से अनन्या, शेखर एक जीवनी। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इसमें आत्मकथा नहीं है। तो अगर आपने ठीक से पढ़ाई की होगी तो तुरंत आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि इसमें से कौन ऐसी रचना है जो कि आत्मकथा नहीं है। आत्मकथा नहीं है, हमें ध्यान देना है। कई बार हम जल्दीबाजी में है वाला पर ऑप्शन लगा देते हैं और बाद में पता चलता है कि हमने नहीं पढ़ा है। तो मैं इसी बारीकियों पर ज्यादा आप सभी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। तो यहाँ पर है, एक कहानी है अभी तो है आत्मकथा, और अन्या से अनन्या भी है, और दोनों के राइटर आपके दिमाग में आ गए होंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा नहीं है, हालांकि इसमें आत्मकथा लगा हुआ है लेकिन ये उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, ये भी इसमें देखिए जीवनी लगी हुई है, शब्द लगा हुआ है, लेकिन ये भी क्या है, उपन्यास है। तो इस तरीके से जो सही ऑप्शन होगा बी और डी, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और उन पंक्तियों के आधार पर विकल्प दिए गए। कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भाव में बल देखा। तो इस प्रश्न को आप किस किताब में पढ़ेंगे, खोजते खोजते आप परेशान हो जाएंगे जब तक आप अपना आईक्यू लेवल वहां पर प्रयोग नहीं करेंगे,
क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना है। कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मृत रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भाव में बल देखा। तो 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो इसका अर्थ खुलने लगेगा। और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दिया गया है, कपोल सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है। भौहों की कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलता है। भौहों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए और सी, बी और डी, ए और डी, सी और डी। तो ये सब क्वेश्चन बहुत जल्दीबाजी में सॉल्व करने वाले नहीं है, आपको थोड़ा सा इस पे समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, सी और डी। यानी कि जो पंक्ति दी गई थी वो यही उसका भावार्थ है कि भावों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। यानी कि सी और डी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो गया। चलते हैं आगे, बात करते हैं। आप लोग ऐसे नोट करते रहिए कि कुछ पंक्तियां आएंगी जिनका कि हमें भावार्थ बताना होगा, उसका अर्थ 1 से अधिक बार उसको पढ़ना होगा और उसका अर्थ बताना होगा। अब ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, भले वो दृष्टि की किताब क्यों ना हो। ठीक है ना, इसको अपने आईक्यू लेवल से ही आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि सुमेलित वाला क्वेश्चन आ गया। सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आमतौर पर सही हो जाता है। ठीक है, एक तरफ दिया गया है सूची 1 में शकुन, महामाया, पार्वती, हलीमा, तो इससे ये लग रहा है कि ये पात्रों का नाम है। दूसरे तरफ भी सूची दी गई है सौदागर सिंह, राम बोला, बंटी, अघोर भैरव, तो इधर भी पात्रों का नाम है। अक्सर आपने देखा होगा पिछली परीक्षाओं में, तो एक तरफ पात्रों का नाम रहता है, दूसरे तरफ पुस्तकों का नाम रहता है या फिर जो भी रचना रहती है उसका नाम रहता है। लेकिन इस बार सन 2022 में यूजीसी नेट ने थोड़ा सा देख रहे हैं आप एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, अब दोनों तरफ पात्रों का नाम दिया है, तो इसका और लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ा होगा वो एकदम इसका सही जवाब बता देंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं फिर भी वो इसको मिलान कर सकते हैं कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शकुन का संबंध किससे है, बंटी से, तो ए का हो गया 3। तो आप देख रहे हैं कि पहले ही ऑप्शन में क्या हो रहा है, मिल जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए जब मिल गया तो फिर इसके बाद सब मिल जाएंगे। लेकिन हमें आगे की परीक्षा की भी तैयारी करनी है, तो इस पेपर में हम इसको पूरा मिला लेते हैं। महामाया का संबंध हो गया अघोर भैरव। ठीक है, आपको रचनाओं का नाम भी आ रहा होगा, आपका बंटी और बाण भट्ट आत्मकथा, ये सब। सी का हो गया 2, राम बोला, पार्वती राम बोला, यानी कि मानस का हंस से ये आ गया है। हलीमा यहाँ पर दिया है सौदागर सिंह। तो इस तरीके से आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर देखिए आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पंक्ति दी गई है, फिर विकल हैं प्राण मेरे, गीत के निहितार्थ हैं। कई जगह भावार्थ पूछ दे रहा है, कई जगह तात्पर्य पूछ रहा है, कई जगह निहितार्थ पूछ रहा है। तो इसको एक शब्द यूज किया जाता है, पुछल्ले शब्द। पुछल्ले शब्द ये सब हैं और मीनिंग सबका लगभग एक ही है। ठीक है, तो विकल, फिर विकल हैं प्राण मेरे, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये किसकी पंक्ति है। पहले ये पंक्ति अगर आप पकड़ लेंगे तो तुरंत आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। फिर विकल हैं प्राण मेरे, तो ये महादेवी वर्मा का हो गया। अब इसमें विकल्प दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है, इस गीत का क्या मतलब है। स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है। अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। अपनी यात्रा के तिमिराक्षण हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती। स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए, नीचे भी 4 ऑप्शन दिए गए कि इसमें से सही कौन है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। जब महादेवी वर्मा को आप पढ़ रहे हैं तो वो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा कि स्त्री पुरुष का संबल चाहती है, इस सब का तो सब लोग विरोधी थे। और जो डी ऑप्शन है, स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। आप चाहें तो परीक्षा में बिना पढ़े इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको
धैर्य रख के अपना आईक्यू लेवल का यूज करते हुए देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन पहला है, बी और डी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्वालिटी खराब आ रही है, जैसा कि मैंने बताया कि क्वालिटी क्यों खराब आ रही है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि परीक्षा में यही आपके काम में आएगा। सब जगह जो चमकती हुई चीजें सोना नहीं होती हैं, आपने सुना होगा। तो इसलिए ये जो चीज है इसको थोड़ा सा ऐसा ध्यान दीजिए कि ये याद ही हो जाए क्वेश्चन पेपर आपको। अगला प्रश्न है कि देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडा राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? तो प्रश्न में आप दो तीन चीजें देख रहे हैं, देवगिरी, दिल्ली, चामुंडा राय दाहिम और पृथ्वीराज। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये सभी चीजें जो जुड़ी हुई हैं पृथ्वीराज रासो और जो रेवा तट लगा हुआ है आपके पाठ्यक्रम में उससे है। तो किस बात के लिए प्रेरित किया था पृथ्वीराज को चामुंडा राय दाहिम ने? ऑप्शन दिया गया रेवा तट पर मृगया के लिए, रेवा नदी में नौका विहार के लिए, गुर्जर नरेश से युद्ध करने के लिए, मोहम्मद गोरी के मान भंग के लिए। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, इसका सही जवाब है रेवा तट पर मृगया के लिए, ठीक है। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है कि देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडा राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? तो इसका हो गया पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि सुमेलित वाला प्रश्न है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है और ये जो प्रश्न है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलंकार से संबंधित है। तो अगर मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने कॉपी पर नोट कर रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिए कि अलंकार को भी आपको हल्के में नहीं लेना है, एक दो सवाल रहेंगे। अब सूची 1 में दिया हुआ है औपम्य गर्भ, सादृश्य मूलक, विरोध गर्भ, श्रृंखला मूलक। दूसरी तरफ दिया है विभावना, एकावली, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। ये अलंकार दिए गए। अब इनको हमें मिलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहां पर आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। और सुमेलित में क्या होता है कि जो आपको पहले आता है उसको आप पहले मिला लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो विभावना का अर्थ क्या होता है, बिना के अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ए का हम देखेंगे कि ए का जो सही हो रहा है वो आईवी, ठीक है। अपम्य गर्भ का मतलब व्यतिरेक। व्यतिरेक में क्या होता है कि उपमान की अपेक्षा उपमेय को ज्यादा महत्व दिया जाता है। सादृश्य मूलक जब आएगा तो आप मिलाएंगे इसमें उत्प्रेक्षा। वैसे तो पढ़ते होंगे तो मनु मानो जनु जानो, इस टाइप से उत्प्रेक्षा की विशेषताएं होती हैं, तो इनको भी आप समझ सकते हैं। श्रृंखला मूलक, तो ये क्या हो गया, एकावली, ठीक है। और विरोध गर्भ हो गया विभावना। तो ऐसे मिलान करके आपको बता देना, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न भी है सुमेलित वाला। तो आप देख रहे हैं कि परीक्षा में सुमेलित से संबंधित ज्यादा सवाल आ रहा है, तो सुमेलित वाले क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान में रखना है। एक तरफ सूची 1 और सूची 2 दी गई है और सूची 1 में है मालती, वजीरा सिंह, बुधगुप्त, लालमोहर। और सूची 2 में आकाशदीप, तीसरी कसम, उसने कहा था, गैंग्रीन। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये कहानी पर आधारित प्रश्न है और जितने भी एक तरफ पात्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ कहानी दी गई है। तो थोड़ा बहुत आप कहानी पढ़े होंगे तो तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कई बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना भी शुरू कर दिया है और कुछ बच्चे हैं जो कि बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि शिफ्ट 2 का बताइए। अरे शिफ्ट 1 का भी बता रहे हैं, उसको आप देखिए। कुछ बच्चे टीजीटी पीजीटी को लेकर चिंतित हैं, तो लगातार बातचीत चल ही रही है और उस पर आप लोगों को वीडियो लेक्चर आता है। धैर्य बनाकर आप लोग पढ़ते रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मालती, मालती का संबंध किसने हो गया, गैंग्रीन से। गैंग्रीन जिसका कि एक दूसरा नाम भी है रोज। इस तरीके से कोरिलेट करके जरूर एक बार अपने दिमाग में लाइए। वजीरा सिंह हो गया, उसने कहा था, लालमोहर, तीसरी कसम, बुद्ध गुप्त, आकाशदीप। तो इस तरीके से आप मिला लिए होंगे, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा।
इस पूरे प्रैक्टिस सेट का एक खतरनाक क्वेश्चन मुझे दिखा है, जो कि अब जा रहा हूं मैं पढ़ने के लिए। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है। वैसे आप जब किताबों में पढ़ेंगे तो अष्टछाप के कवियों का जीवन क्रम के आधार पर आप एकदम याद करके रखे होंगे, सूत्र भी आपने बना लिया होगा। लेकिन इस बार देखिए क्या एनटीए वालों ने एक्सपेरिमेंट किया है, वो बहुत ही गंभीर एक्सपेरिमेंट है ये। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने कहा कि अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पूरा क्रम दिया गया है। पहले क्रम पे हैं सूरदास, दूसरे क्रम पे हैं नंददास, तीसरे क्रम पे हैं कृष्णदास और चौथे क्रम पे हैं परमानंद दास। तो आपको इस तरीके से बताना है। सही जवाब है इसका ऑप्शन 1। ठीक है, तो अब आप कितने तरीके से याद करेंगे? कुछ बच्चे जीवन क्रम के हिसाब से देखेंगे तो आप देखेंगे कुंभन दास सबसे इसमें वरिष्ठ आते हैं और इसमें जो सबसे छोटे हैं वो नंद दास हैं। तो अगर उस हिसाब से करेंगे तो फिर आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको पूछा गया है, तो इसलिए अपने नोटबुक पर आप लिख लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हमें एक बार जरूर पढ़ना है। अगर इस इतिहास को पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है तो मैंने कई एंगल से इस चैनल पर रामचंद्र शुक्ल को पढ़ने के लिए बताया है कि कैसे आप पढ़ सकते हैं, और चारों कालखंडों पर विचार भी किया है। थोड़ा सा समय आप निकाल कर जरूर उनको देखिए, निश्चित तौर पर शुक्ल जी से आपको प्रेम होने लगेगा। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि उनसे डरते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो देख रहे हैं आप क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल को भी इंडिकेट करके स्पेशली पूछा जा रहा है। नहीं तो पूछने के लिए पूछा जा सकता था कि विठल नाथ के कौन शिष्य हैं या फिर बल्लभाचार्य के कौन शिष्य हैं, उनका क्रम क्या है। लेकिन देख रहे हैं आप पहली बार इस तरीके से नया क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ बच्चे घबरा रहे हैं, उनको लग रहा है कि टाइम टेकिंग लग रहा है, लेकिन जो बच्चे गंभीर हैं उनके लिए टाइम का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि देखना जरूर है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर ये आप समझ गए तो आपकी पढ़ाई सफल होगी, वरना आप लगातार ऑनलाइन किताबों को रटते रहेंगे और कहते रहेंगे कि बहुत बार इस एग्जाम में बैठे और नहीं निकल पाया। तो बिल्कुल मेरी बातों को गंभीरता से लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कथन पर आधारित। पूछा गया निम्नलिखित में से देवसेना के कथन है। अब 4 लंबे लंबे कथन दिए गए हैं, और देवसेना जब आप नाटक को पढ़े होंगे तो देवसेना के कथन आपके दिमाग में आ रहे होंगे, और नहीं भी आ रहे हैं तो इन कथनों को अपने दिमाग में रखिए, हो सकता है कि आगे की परीक्षा में ये आ जाए। कथन दिया गया है विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। पवित्रता की माफ है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए, पुरुष को वशीभूत करने के पहले धोखे की टट्टी। और चौथा ऑप्शन है ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन लंबा है और इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। नीचे भी इसके विकल्प दिए गए हैं कि कौन कौन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब बी और सी है। तो हमें बी और सी को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। बी तो इतना खतरनाक ऑप्शन है कि बाद में हो सकता है कि इसमें से कम 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बन जाएगा इतना दूर, पवित्रता की माप है मलिनता, इतना ही दूर पूछा जा सकता है कि किसका कथन है। तो तुरंत आप ध्यान में रखिए कि यह देवसेना का है। इतना दूर तक सवाल आ सकता है। सुख का आलोचक है दुख, इतना दूर भी आ सकता है। पुण्य की कसौटी है पाप, कई बार परीक्षा में ये कथन इतना दूर छोटा वाला आ चुका है। तो ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन तो इसी ऑप्शन में बन रहे हैं। तो ये देवसेना का कथन है। और सी है जो कि नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए, पुरुष को वशीभूत करने से पहले धोखे की टट्टी। तो ये जो दोनों कथन है बी और सी, ये देवसेना द्वारा कहे गए हैं। तो हो सकता है कि आप धीरे धीरे पैटर्न को समझ रहे होंगे। अब जब दोबारा रिवीजन करने जाएंगे तो इसी दृष्टिकोण से उन किताबों को भी पढ़ेंगे। ये नहीं है कि बस याद करने की कोशिश करेंगे प्रकाशन वर्ष और लेखक और कितने पात्र हैं, तो फिर आप फंस जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। तो आप देख रहे हैं कि उपन्यासों के विषय वस्तु पर आधारित भी सवाल पूछे जा रहे हैं। इसको भी अपने नोटबुक पर आप नोट कर लीजिए कि उपन्यास का विषय वस्तु जरूर ध्यान में रखना है। आपका बंटी पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका क्या है?
आप प्रकाशन वर्ष आपके दिमाग में आ गया होगा, किसकी रचना है उपन और कौन कौन से इसमें पात्र, ये सब आ गया होगा। अब हम प्रश्न के अनुसार देखते हैं। आपका बंटी में वर्णित है समाज के प्रति विद्वेष, बालक में असुरक्षा की भावना, मातृ प्रेम की लालसा, आत्महत्या का विचार, और नीचे भी ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो केवल बी और सी, ए और बी, ए और सी, ए और डी, इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है बी और सी, बालक में असुरक्षा की भावना, मातृ प्रेम की लालसा, ये दोनों ऑप्शन क्या है आपका बंटी उपन्यास की केंद्रीय विषय वस्तु। ठीक है, और आप देखेंगे तो पति पत्नी में जो तलाक की स्थिति है, मध्यवर्गीय जो कामकाजी महिलाएं, स्त्री पुरुष के संबंध में जो टूटन है वो है, वो सारी चीजें भी हैं, लेकिन इस विकल्प के दृष्टिकोण से इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी और सी है। तो आप अपने नोटबुक पर नोट कर लिए होंगे कि उपन्यासों के विषय वस्तुओं को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आ गया पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित। टीएस इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। तो टीएस इलियट पर आधारित क्वेश्चन आ गया और उसकी आलोचना की क्या क्या विशेषताएं हैं उसमें से हमें बताना है चारों ऑप्शंस के आधार पर। पहला ऑप्शन है कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। ठीक है, दूसरा है कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है, कवि काव्य का माध्यम भर है, कविता अपवर्जी और अंतर्वेशी होती है। तो जब आप पढ़े होंगे तो टीएस इलियट को तो जरूर उसमें आया होगा कि अभिव्यक्ति से पलायन है, पलायन शब्द जरूर आया होगा। ठीक है, तो ये तो आपका सही हो गया। इसके बाद कवि काव्य का माध्यम भर है। ठीक है, ऑप्शन ए और सी टीएस इलियट की आलोचना की विशेषताओं के अंतर्गत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करें तो है अगला प्रश्न सुमेलित वाला है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, एक तरफ पंक्तियां हैं और दूसरे तरफ लेखक हैं। पंक्तियां दी गई हैं कि मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कब इसे तोल सकता है धन। दूसरा कथन है इस देश को हे दीन बंधुओं आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। तीसरा कथन है शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। चौथी पंक्ति है नाश भी हूं मैं, अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी। तो हमें अब मिलान करना है कि कौन पंक्ति किससे जुड़ी हुई है। एक तरफ मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवियों का नाम दिया गया है। तो ए का हो गया चौथा रामधारी सिंह दिनकर, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। फिर इसके बाद है इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए, मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद जो ऑप्शन है सी का दूसरा जयशंकर प्रसाद, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, ये जयशंकर प्रसाद। और फिर जो बच रहा है वो नाश भी हूं मैं, अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी। महादेवी वर्मा की रचनाओं में जब आप देखेंगे तम शब्द ज्यादातर आता है। तो इस तरीके से जो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब है। कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया भी है। आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है? आप लोग थोड़े अपने वीडियोज का क्वालिटी बढ़ा लीजिए। हमने पूरी कोशिश की है और मेरे हाथ में अब क्वालिटी बढ़ाना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा डाउनलोड हुआ है। अगर आप लोग भी डाउनलोड करेंगे तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, फिलहाल मेरी बातों से और आवाजों से इसको कोरिलेट करके देखिए। चलिए अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का आशय है। तो ये पंक्तियां आपके दिमाग में आ गए होंगी कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई हैं। और यहाँ पर देखिए फिर से आशय शब्द आ गया। इसके पहले आपने देखा भावार्थ, नियतार्थ, तात्पर्य, ये सारे शब्द आ गए, यहाँ पर आशय शब्द जुड़ा हुआ। तो बस आपको कविता जरूर एक बार नजर में रखना है। वन लाइनर किताबों के चक्कर में बहुत नहीं पढ़ना है क्योंकि टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, पंक्तियां दी गई हैं, उनमें पूछा गया कि क्या मतलब है इनका। जंगल घना और भयावह है, जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है,
यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है। यहाँ जंगल केवल योगी यात्रियों के लिए उपयुक्त है। तो इन विकल्पों के हिसाब से जो पॉजिटिव विकल्प है उनको ज्यादा आप ध्यान में रखिए। कई बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब यहाँ दिया कि यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है। जंगल में ही मनुष्य के जीवन की चुनौती को कवि ने देखने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों ने पीजीटी केवीएस की तैयारी करनी शुरू कर दी होगी तो वहां पर भी भवानी प्रसाद मिश्र को आपको पढ़ना है। अगला प्रश्न है, छोटा प्रश्न, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ऑप्शन दिया गया है किसान, विकट भट्ट, केशों की कथा, राष्ट्र भारती। तो हमें बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना इसमें से नहीं है। तो ऊपर की जो तीनों रचनाएं हैं वो मैथिली शरण गुप्त की हैं, और जो चौथी रचना है राष्ट्र भारती, मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। कमेंट्स कर जरूर बताइए कि ये चौथी रचना राष्ट्र भारती किसकी है, तब पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। तो क्वेश्चन पेपर जो मैं डिस्कशन करना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे पूछ लिए जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बड़े पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन खास आलोचक को ध्यान में रखकर पूछे जा रहे हैं, कुछ पंक्तियां पूछी जा रही हैं, कुछ कविताओं के भावार्थ पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अलग अलग यहाँ पर पैटर्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। राष्ट्र भारती अभी तक कोई नहीं बताया कि किसकी रचना है, जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि पंक्तियां पूछी गई कि तेरी तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूं फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बया क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। इन पंक्तियों को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि ये 90s के गाने के आधार पर लिखी गई ये पंक्तियां हैं, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में एक कहानी लगी हुई है, उसमें एक गीत के तौर पर इन पंक्तियों को उठा लिया गया है। ठीक है, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूं फिदा, और जो कहानियों का नाम दिया गया है ऑप्शन में रसप्रिया, पंचलाइट, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम। तो चारों ऑप्शन देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये एक खास रचनाकार हैं, रेणु की सारी कहानियां इसमें लगी हुई हैं। तो ये किस कहानी में पंक्ति है? ठीक है, ऑप्शन चौथा तीसरी कसम कहानी उर्फ मारे गए गुलफाम आपके पाठ्यक्रम में ये लगी हुई है। तीसरी कसम गीत उसमें है, वहां से इसको लिया गया है। ठीक है, कुछ बच्चों ने राष्ट्र भारती के कवि का नाम बताया है, रामचरित उपाध्याय। तो इसी तरीके से कोरिलेट करके देखते रहिए क्वेश्चंस को भी, हो सकता है कि आगे राष्ट्र भारती ही पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? ऑप्शन दिया गया है रामायण का समय, बंधुत्व किसे कहते हैं, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। तो इसमें इसका जो सही जवाब है वो है रामायण का समय। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों, कविताओं को खूब आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर एक नई रचना मुझे लग रही है कि पत्रिकाओं के बाद आपको रामायण का समय, इसको ध्यान में रखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये निबंध रहा है। नीचे के कुछ जो रचनाएं दी गई हैं, अब मैं नाच्यों बहुत गोपाल, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये अमृतलाल नागर। ठीक है, इस रचना को अभी कमेंट्स बॉक्स में मैं बता दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। जो जो नए क्वेश्चन आपको दिखे हैं उसको जरूर नोट करते जाइए आप लोग। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव कहानी के विषय है। जैसे ही मैंने भोला राम का जीव बताया, आपके दिमाग में इसके लेखक का नाम जरूर आ गया होगा। अब इस कहानी के विषय क्या है? भ्रष्टाचार की पक्षधरता, भ्रष्टाचार का अनावरण, सदाचरण का निषेध, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। तो भोला राम का जीव, पहले तो ध्यान में रखिए कि कहानी है। कई बार इसके टॉपिक, इसके शीर्षक से लगता है कि ये उपन्यास हो सकता है, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि ये कहानी है। ठीक है, तो क्या इसकी विषय वस्तु रही है? ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, बी और डी सही है, ए और बी सही है, बी और सी सही है, सी और डी सही है, कौन सा सही है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, बी और डी, भ्रष्टाचार का अनावरण और
सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। चलिए, कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, और कुछ बच्चे हैं मेरी आवाज को बस सुन रहे हैं और अपना मेमोराइजेशन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि वो क्या पढ़ रहे थे अभी तक। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं, यानी कि इसकी विषय वस्तु ही पूछी जा रही है। बस क्वेश्चन देखिए आप कैसे घुमा दिया जा रहा है, कहीं वर्णित पूछ दिया है, कहीं व्यक्त हुआ है, कहीं मुख्य विषय क्या है, इस टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं। और इससे यही लग रहा है कि आपको किसी न किसी रूप में टेक्स्ट को पढ़ना जरूरी है, टेक्स्ट को हल्के में नहीं लेना है। कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ कि सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे को लेकर रोज पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे कुछ प्रकाशन वर्ष, रचनाकारों का जरूर क्लियर होगा, लेकिन उसी से आपका काम नहीं चलने वाला, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ईदगाह कहानी में क्या व्यक्त हुआ है? ऑप्शन दिया गया है, सांप्रदायिक सामंजस्य, बाल मनोविज्ञान, मातृवात्सल्य, राजनीतिक चेतना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनके हिसाब से हमें बताना है कि इसमें क्या है। तो पहला तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि बाल मनोविज्ञान इसमें है, और दूसरा क्या है? मातृवात्सल्य। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया डी ऑप्शन इसका सही है। बहुत सारे बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि कथन और कारण पर आधारित है। तो कथन और कारण पर आधारित 8-10 सवाल आ ही जाते हैं आपके 100 प्रश्नों में। तो कथन और कारण, तो कथन और कारण को कैसे हल करें, क्योंकि इसको हल करते समय आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दोनों जो बातें हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट होती हैं। कोरिलेट होती हैं तो दोनों सही हो जाते हैं, नहीं होती हैं तो इसमें से एक गलत हो जाता है, एक सही हो जाता है, और एक पूछ लिया जाता है कि इसकी सही व्याख्या कर रहा है, इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है। इस टाइप से सवाल यहाँ पर आते रहे। तो यहाँ जो कथन दिया गया है कि डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। ठीक है, डार्विन का सिद्धांत आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा, विकासवाद। तो अब जब डार्विन बात कर रहे हैं तो वो सही, जाहिर सी बात है, बोलेंगे कि इनका मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। कारण दिया जा रहा है क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। तो कई बार ये जो कथन और कारण से संबंधित प्रश्न आते हैं वो आपको कई बार उलझा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। अब हमें बताना है कि इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा हो सकता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और तीसरा दिया गया है ए सही है परंतु आर सही नहीं है। और चौथा दिया गया है ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो यहां पर जो सही जवाब है ए तो सही है। ठीक है, ए सही है और आर सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है इसका। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली आपके सिलेबस में लगी हुई है, विद्यापति की पदावली। इसीलिए मैं बार बार सिलेबस पर जोर देता हूं कि आप लोग सिलेबस को जरूर अपने पास रखकर उसको देखते रहिए, उसकी विषय वस्तु को देखते रहिए। पूरा जितना भी प्रश्न अभी तक आपने देखा है सब सिलेबस पे आधारित है। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है राजनीतिक द्वंद, वय संधि, पुरुष परीक्षा, अनमेल विवाह। ठीक है, तो इसमें से क्या है, आप लोग सही उत्तर बताना शुरू कर दिए हैं। ऑप्शन बी और डी, वय संधि और अनमेल विवाह। ठीक है, वय संधि और अनमेल विवाह। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? अब देखिए यहाँ पर आत्मकथा से संबंधित प्रश्न आ गया। हरिवंश राय बच्चन, इनकी आत्मकथाओं को आपने देखा होगा कि 4 खंडों में है। ये भी सवाल पहले पूछा जाता था इस तरीके से, छोटे छोटे सवाल। लेकिन अब देखिए नए सवाल भी पूछना जरूरी है क्योंकि पेपर के लेवल को देखते हुए। तो यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया कि अपने पूर्वजों का चित्रण किस आत्मकथा के खंड में उन्होंने किया है। ऑप्शन दिया गया है, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, क्या भूलूं क्या याद करूं, में अपने पूर्वजों का उन्होंने चित्रण किया है। तो एक तो आप अपने आईक्यू लेवल से भी इसको लगा सकते हैं। बाकी आगे आप जरूर इन तीनों आत्मकथाओं को भी ध्यान में रखिए कि क्या क्या इसमें बातें कही गई होंगी। हो सकता है कि
बाद में वो अलग इससे सवाल आ जाए। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है, धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है? अब आप ये सोचें कि ये किसी किताब में लिखा हुआ हुबहू ये वाक्य मिल जाएगा तो ये मुश्किल है। इसलिए आप अगर गोदान बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो इसका आंसर बहुत इजीली आप बता देंगे। ठीक है, धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों द्वारा हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा, गोविंदी और मेहता। ठीक है, गोविंदी और मेहता। मेहता जैसा कि आप जानते हैं कि दर्शन के प्रोफेसर हैं और इनकी इनसे बहुत सारे कथन आते हैं, मालती से भी आते हैं। वैसे तो गोदान के जितने भी पात्र हैं इंपॉर्टेंट हैं, कहा नहीं जा सकता कि किसका कथन आ जाए, इसलिए गोदान तो हर विद्यार्थी को पढ़ा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गोरी सुंदर पातली, गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही उत्तर है, जैसे ही पहेली आया है तो आपके दिमाग में आमिर खुसरो का नाम आ गया होगा। आपके पाठ्यक्रम में तो आमिर खुसरो की पहेलियां और पहेलियां लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये खास कोई पुस्तक आपको नहीं मिल पाएगी। एक मुझे किसी ने पीएचडी किया हुआ है आमिर खुसरो पर, तो उसमें मैंने इस दोनों पंक्तियों को पाया हुआ है। उसको मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा जिससे कि आप अपना समय निकाल कर उसको पढ़ते रहें। तो आमिर खुसरो से कभी कभी इक्का दुक्का सवाल आ जाते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मुख्य जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आमिर खुसरो के बारे में कहा गया है उनको ध्यान में रखिए। कुछ इनके जो पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए पहेली पूछ ली गई है, तो इसका जो सही जवाब है अरहर। ठीक है, अरहर है इसमें, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापना है। एक बार फिर से आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल को बिना पढ़े हुए आप यूजीसी नेट के एग्जाम में मत जाइए, क्योंकि कम से कम 100 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आधारित रहेंगे ही रहेंगे। इसीलिए कई विद्यार्थियों को आपने देखा होगा कि इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर वो नहीं ठीक कर पाते हैं तो उनका नेट जेआरएफ नहीं हो पाता है, रुक जाता है। तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आपको गंभीरता से लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सवाल पूछा गया है, छायावाद के बारे में शुक्ल की स्थापना है। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में अधिकतर होती हैं। छायावाद में रचना अनुयुक्ति पद्धति पर नहीं की जाती है। व्यंजना पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन बड़े हैं और इनको ध्यान से आपको देखना है, झटके में आप इसका आंसर नहीं दे सकते। तो जैसे ही आपने स्थापनाएं देखी होंगी, आपके दिमाग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आ रहा होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है, इसमें क्या सही हो सकता है। तो शुक्ल जी ने लिखा कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। पहला ऑप्शन हो गया सही। और जो दूसरा ऑप्शन है कि छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती रहेंगी। और यहाँ पर देखिए अनुयुक्ति पद्धति की बात उन्होंने की है, यहाँ पर नहीं लगा दिया है तो गलत हो गया ये। और व्यंजना पद्धति की बात की, यहाँ पर नहीं लगा दिया है, भी गलत हो गया। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए और बी। अगला प्रश्न है, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित होकर हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है। अच्छा ध्यान में रखिए, ये जो ऊपर की पूरी पंक्तियां ये पहले तो नागार्जुन से रिलेटेड हैं और चकवा चकवी पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। चकवा चकवी के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में क्या कहा जाता है? जीवनानुभव, समाज बोध, कवि प्रसिद्धि, अपवाद।
तो इसका जो सही जवाब है यहां पर कवि प्रसिद्धि। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। कुछ बच्चों ने कविता कहां से ली गई उसके बारे में भी बताया। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने, एक चीज आप देख रहे हैं पूरा क्वेश्चन पेपर में कि सीधे सीधे नहीं सवाल पूछे जा रहे हैं कि राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष कब हुआ। ठीक है, इस टाइप से नहीं है, बल्कि अब राम की शक्ति पूजा में जो अंदर उसकी कथा वस्तु है उस पर आधारित प्रश्न आने लगे हैं। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया, अधिकतर द्वित वर्णों का प्रयोग किया है, संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है, देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया है। और देखिए इनडायरेक्टली ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से ही आधारित है, उन्हीं के विकल्पों को उठा लिया गया है सीधे सीधे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, संस्कृत पद मैत्री, संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं। तो शेखर एक जीवनी आपके सिलेबस में लगा हुआ है, उसकी विशेषताएं क्या है तो उसको ध्यान में रखना है। आमतौर पर विद्यार्थी प्रकाशन वर्ष लेखक का नाम याद रखते हैं, किस विधा में ये भी याद रखते हैं। अब सवाल क्या हो गया, विशेषताओं पर आधारित हो गया, विषय वस्तु पर। ऑप्शन दिया गया है, हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है, पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौमनस्यपूर्ण है, शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रश्न एक तो ऊपर देख रहे हैं आप बड़ा सा है, नीचे विकल्प भी दिए गए हैं। अब उपन्यास अगर आप पढ़े होंगे, थोड़ा इसके परिचय के बारे में पढ़े होंगे, तुरंत इसका सही जवाब आपके दिमाग में आने लगा होगा। तो इसका जो सही जवाब है, इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। ठीक है, और जो दूसरा इसका ऑप्शन है कि शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। तो इस तरीके से बी और डी जो ऑप्शन है वो सही जवाब है इसका, बी और डी। असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। ठीक है, और बाकी शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है, जब उपन्यास पढ़ेंगे तो उसमें ये इंडिकेशन मिल गया है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया बी और डी। अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित, सुमेलित आप देख रहे हैं कि लगातार हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस को हल किया सुमेलित कई तरीके के प्रश्न आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नाम दिया गया है रचनाओं का, दूसरे तरफ लेखकों का। शरद चंद्र, शिवरानी देवी, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिवंश राय बच्चन। दूसरे तरफ गेहूं और गुलाब, नीड का निर्माण फिर से, प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा। तो ये लगभग आपके सिलेबस में जो भी रचनाएं लगी हुई हैं बस उनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तुरंत हल कर देंगे। शिवरानी देवी, प्रेमचंद, शरद चंद्र, आवारा मसीहा से जुड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पर विष्णु प्रभाकर होता तो और बढ़िया रहता। नीड का निर्माण फिर से, हरिवंश राय बच्चन, गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि बिना रामचंद्र शुक्ल की किताब को पढ़े ही वो पास कर गए हैं, तो ये तो उनके प्रतिभा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर किसी को सही गाइडेंस दिया जाए तो रामचंद्र शुक्ल की किताब को पढ़ना कहा जा सकता है कि आपको पढ़ना चाहिए। बाकी हो सकता है कि कई तरीके के विद्यार्थी होते हैं, हो सकता है कुछ विद्यार्थी बीए में रामचंद्र शुक्ल को अच्छे से पढ़ लिए हों, उनको आभास न हो रहा हो, कुछ बच्चे एमए में बढ़िया से पढ़े हों, कुछ बच्चे एमफिल पीएचडी में चले गए हों तो बढ़िया से पढ़ लिए हों। तो इसलिए पढ़ने का सबका लेवल अलग है, इसलिए किसी की बातों में नहीं आना है। ठीक है, बिना शुक्ल के पढ़े मुझे लग रहा है कि मुश्किल है। देखिए यहाँ पर एक सवाल और आ रहा है कि नंद दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं, और वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत लक के ऊपर भी रहते हैं। पता चला कि कोई व्यक्ति खूब पढ़ा है और दिमाग लगाकर आंसर गलत किया, और कोई कुछ नहीं पढ़ा है, परीक्षा के 24 घंटा पहले भी सो कर गया है, तो भी हो सकता है कि वो अनटप्पा में क्वेश्चन रंग रहा है उसका सही हो गया। तो उसके लिए कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि पूछा जाए कि तुम कैसे इसको सही किए हो, ये भी सारी चीजें हैं। तो इसलिए प्लीज जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं उसको गंभीरता से लीजिए। नंद दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के क्या विचार है?
इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। इनकी रचना रास पंचाध्यायी 16 छंदों में लिखी गई है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविताएं कविता में नहीं पाए जाते। तो विकल्प दिए गए हैं, उनको हमें बताना है। देखिए यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर देखिए सोरठा छंद लिख दिया है रास पंचाध्याय में, जबकि आप लोगों ने पढ़ा होगा बढ़िया से। कोई बच्चा कमेंट्स करके बताए कि किसमें, जल्दी से अगर बता सके तो। बाकी हम विचार करते हैं कि शुक्ल जी ने सही मायने में क्या विचार किया। तो इसका जो ऑप्शन ए और बी है, कि इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है और कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार से वर्णन किया गया। ठीक है, आदर्श पटेल ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है, तो उनको मैं बधाई देता हूं। बाकी आप लोग भी सीरियसली चीजों को सुनते रहिए। चौथा छंदों में नहीं बल्कि रोला छंद में है। बाकी इस प्रश्न के मुताबिक जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन दूसरा, ए और बी, यानी कि जो ऊपर के दोनों ऑप्शन दिए गए। बाकी बच्चों को भी पता था। कुछ बच्चे तो कमेंट्स करने में ही मशगूल हैं और पूछ रहे हैं क्या पूछे हैं सर। खैर जाने दीजिए, ऑनलाइन है। आगे बात करते हैं। देखिए प्रकाशन वर्ष पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है दूसरी परंपरा की खोज, ब्योमकेश दरवेश, शांति निकेतन से शिवालिक तक, साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 4 पुस्तकों का नाम यहाँ पर दिया गया है और पूछा गया है कि इनका प्रकाशन वर्ष कौन सा है और इसको सही हमें बताना है। तो चारों जो रचनाएं हैं वो अलग अलग लेखकों की हैं। एक चीज से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, ब्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी, शांति निकेतन से शिवालिक तक शिव प्रसाद सिंह ने लिखा हुआ है, और साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पुस्तक को मैंने खोजने का प्रयास किया लेकिन ये अभी मुझे मिली नहीं। अगर किसी को पता हो तो जरूर कमेंट्स करें इसको। तो यहाँ पर क्या है, प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो अगर हम बात करें तो दूसरी परंपरा की खोज जो कि 1982 ईस्वी में है, आप लोगों ने याद भी किया होगा। ब्योमकेश दरवेश 2017, शांति निकेतन वाली जो बुक है 1967 ईस्वी के आसपास में लिखा गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सी ऑप्शन है वो सबसे पहले होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो CAD, यानी कि सी पहले नंबर पर, ए और डी फिर इसके बाद है बी, यानी कि तीसरा ऑप्शन हो गया सही। तो जो कुछ आपको नया दिख रहा है उसको नोट कर लीजिए, बाकी आप जान रहे होंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आप लोगों को घबराना नहीं है। 13 क्वेश्चन आप खत्म हो जाएगा तो फिर 50 क्वेश्चन हो जाएगा। और जो मेरा टारगेट था कि आप इन क्वेश्चंस को देखिए और पैटर्न को अच्छे से पहचानिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अज्ञेय की रचनाएं, तो इनके लिए अब बहुत रटने की जरूरत नहीं। अगर अज्ञेय की रचनाओं को आप जान रहे हैं तो विकल्प को देखते ही आप बता देंगे। आंगन के पार द्वार, इतने पास अपने, नदी पर बांक की छाया, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। इसमें से अब बताना है कि अज्ञेय की रचनाएं कौन कौन सी। तो आंगन के पार द्वार और नदी पर बांक की छाया, यानी कि ए और सी जो है ऑप्शन सही होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन इसमें सही है, ए और सी। लेकिन ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? एक तो है शमशेर बहादुर सिंह की इतने पास अपने, और दूसरी रचना है रघुवीर सहाय की। हो सकता है कि आगे ये स्वतंत्र रूप से पूछ ली जाए या फिर किसी ऑप्शन में आ जाए, तो वहां पर आप इसको सही कर पाए। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? नहीं पर आपको ध्यान रखना है। कई बार आप छोटे क्वेश्चन देखते हैं, खुशी के मारे जो नई शब्द है वो आपके दिमाग से गायब हो जाता है। कई बार जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमारा दिमाग अपने से भी कुछ कुछ पढ़ने लगता है। जहां नहीं शब्द नहीं रहता है खुद लगा देता है, और जहां रहता है वहां से हटा भी देता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, अपने दिमाग पर कंट्रोल भी करना है। पूछा गया कि अमृतलाल नागर की रचना नहीं है। ऑप्शन है बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, अर्धनारीश्वर। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब यहाँ पर दिया। अर्धनारीश्वर नाम की जो रचना है वो अमृतलाल नागर की नहीं है, बाकी ऊपर की तीनों रचनाएं हैं। अर्धनारीश्वर आप अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में देखेंगे तो 2 कवि हैं इसके। एक तो नाम आता है अर्धनारीश्वर में विष्णु प्रभाकर का, विष्णु प्रभाकर, और दूसरा नाम आता है दिनकर का।
तो ध्यान में रखिए। हो सकता है कि आगे सवाल पूछ लिया जाए कि अर्धनारीश्वर निम्नलिखित में से किन दो लेखकों द्वारा लिखी गई है, क्योंकि जब ऐसे ही पैटर्न है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है। कौन कहता है कि रामचंद्र शुक्ल को नहीं पढ़ना है? पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। स्पेशली पूछा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल का विचार आज पद्माकर के बारे में क्या रहा है। ऑप्शन दिया गया है, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ, परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है कि ए, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ, मतलब पद्माकर जैसा शुक्ल जी का मानना है। और दूसरा है कि पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ए और सी। तो आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर आप ध्यान में रखिए इसको। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से सही अनुक्रम हमें बताना है कि कौन सा है। आपका बंटी, धरती धन अपना, झूठा सच, मया दास की माड़ी। तो जैसे ही मैंने इन उपन्यासों का नाम लिया है, आपके दिमाग में इसके लेखकों का नाम आ गया होगा। मैंने स्पेस छोड़कर रखा हुआ, आपके दिमाग में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर प्रकाशन वर्ष हमें बताना है। तो आपका बंटी अगर आप पढ़े होंगे तो इसका प्रकाशन वर्ष हो गया 1971, धरती धन अपना 1972, झूठा सच 1958 और मया दास का जो माड़ी है वो 1988। अब विकल्प के अनुसार देखें तो सबसे पहले आना चाहिए झूठा सच, सी आना चाहिए, फिर इसके बाद आना चाहिए ए, सी के बाद ए आना चाहिए, और ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सबसे अंत में डी आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि नीचे जो उत्तर चयनित करने के लिए विकल्प दिए गए थे वो सब यूजीसी एनटीए ने ही गलत कर दिया है। तो इसलिए आप देखेंगे आंसर की, तो इसमें एनटीए ने इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, इसको क्या कर दिया है, वो ड्रॉप कर दिया है। लेकिन फिर भी हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके प्रकाशन वर्षों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने रखा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना पड़ेगा। भाई क्वेश्चन पेपर आप देखिए, क्वेश्चन पेपर ही कह रहा है कि पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो मैं तो यही सही सलाह ही देने का प्रयास करता हूँ, और दुनिया में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एज ए एक्सपर्टीज और आप लोगों के शुभचिंतक होने की वजह से मैं कभी आप लोगों को गड्ढे में नहीं गिरने की सलाह दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। तो अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ेंगे तो केवल नेट ही नहीं पास होंगे, बल्कि आप कई परीक्षाओं को पास कर लेंगे और किसी के सामने बहुत दमदार तरीके से अपनी बातों को भी कहेंगे, वरना हिचक हिचक कर बोलेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। तीसरी कहानी के पात्र हैं रमपतिया, चुरमुनिया, धुनीराम, पलटदास। तो तीसरी कसम, रेणु की कहानी, और बाकी सारे पात्र आगे होंगे आपके दिमाग में कि कौन किसमें है किसमें नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है धुनीराम और पलटदास। आप देख रहे हैं कि तीसरी कसम के जो मुख्य में है, जैसे हीराबाई, हीरामन, उन लोगों के अलावा जिसपे कम लोगों का ध्यान जाता है। परीक्षार्थी हीराबाई, हीरामन को याद करके आराम से खुश रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उन उपेक्षित पात्रों को पहली बार एनटीए ने आपके सामने लाने का प्रयास किया। इसलिए ध्यान में रखिए कि जो भी आप पढ़िए ए टू जेड पढ़ने का वहां पर प्रयास कीजिए। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाला पाश्चात्य आलोचक है। पूछा गया कि कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाला पाश्चात्य आलोचक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, टीएस इलियट। आमतौर पर जब हम हिंदी आलोचना भी पढ़ेंगे तो कविता पर ज्यादातर आलोचकों ने विचार किया है कि कविता क्या होनी चाहिए। ठीक है, खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। लेकिन आगे चलकर आप जब देखेंगे तो अज्ञेय और मुक्तिबोध, इन दोनों कवियों ने एक कवि दृष्टिकोण से कविता की रचना प्रक्रिया पर बात किया है।
और संयोग से मुझे काम करने का मौका मिला है इन पर, अज्ञ और मुक्तिबोध। कभी मैं विस्तार से इस पर बातचीत करूंगा जब मैं कविताओं पर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, यूनिट 5, तो इस पे। तो यहाँ पर ठीक वैसे ही पूछा गया है कि पाश्चात्य आलोचकों की जब हम बात करते हैं तो कौन सा ऐसा आलोचक है जो नेचुरली कवि है लेकिन उसने कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार किया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन ऑप्शन के हिसाब पर वर्ड्सवर्थ, ठीक है, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि कवि के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने कविता पर विचार भी किया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी, ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। ये देखिए कथन पूछ लिया गया किस आलोचक का है। स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी, ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र बली पांडे, शिव कुमार मिश्र। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको आराम से हल करना है इस क्वेश्चन को। कई विद्यार्थी इसको रामचंद्र शुक्ल, हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने भी कई जगह प्रेम की पीर शब्द का यूज किया है, खासतौर से आप जब जायसी को देखेंगे या फिर रीतिकाल के जो मुक्त छंद के कवि हैं वहां पर। लेकिन उन्हीं से मिलता जुलता एक और कथन यहाँ पर आ गया जो कि है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। और जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है रीतिकाल पे इन्होंने काफी काम किया है, तो इसको ध्यान में रखिए आप। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। देख रहे हैं आप, गोदान, शेखर एक जीवनी, आपका बंटी के बाद ये राग दरबारी उपन्यास के विषय वस्तु पर भी आधारित यहाँ पर सवाल आ गया। ऑप्शन दिया गया मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण करुड़ाई जिंदगी की आलोचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। तो इसमें से हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन राग दरबारी उपन्यास के विषय वस्तु पर आधारित है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने देना शुरू कर दिया। सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण करुड़ाई जिंदगी की आलोचना और कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बी और डी। अगला प्रश्न है, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो हिंदी गद्य की अन्य विधाओं के अंतर्गत जो भी आत्मकथा इत्यादि लगी हुई हैं उसमें बताया गया कि भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित कौन सी आत्मकथा है? जूठन, मुर्दैया, अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो आप लोगों के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है मुर्दैया। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। और इसके आत्मकथाकार का नाम भी आपके दिमाग में आ गया होगा, तुलसीराम। अगला प्रश्न है जो कि मिलान वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो किताब का नाम दिया गया है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर केंद्रित है। चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं किताबों के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ, अर्थ की आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये 4 पुस्तकें दी गई हैं आलोचनात्मक, और पूछा गया कि कौन किसके लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो मिलान करना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। तो 1 का 3 अगर मिल गया तो आप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 1 का 3 दो जगह दिया हुआ है, तो 1 राउंड और आपको चलना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ, अर्थ की आलोचना, ये हो गया रामस्वरूप चतुर्वेदी का, इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक जगह। फिर इसके बाद हो गया C का 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश, जो कि रामचंद्र तिवारी ने लिखा है। और रामचंद्र तिवारी की एक और पुस्तक है हिंदी का गद्य साहित्य, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो उसको जरूर पढ़ें। हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये लिख दिया शिव कुमार मिश्र ने। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है जो कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन दिया गया है कि अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए।
तो सेम उसी तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं कि दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है, आर सही नहीं है, ए सही नहीं है परंतु आर सही है, इस टाइप से दिया गया है। तो जब ऐसे क्वेश्चन को हल करें तो जरूर एक दूसरे के संबंधों को इसमें देखें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ए और आर दोनों सही हैं और दोनों क्या है, एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि उपन्यासों की विषय वस्तु पर यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। झूठा सच उपन्यास में वर्णित है, ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ, विभाजन की भयोत्पादक आशंका, शहरी जीवन की विसंगतियां, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। तो इसमें क्या है, डी तो एकदम आप देख रहे हैं कि सांप्रदायिकता पर है, तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसके बाद है विभाजन। तो अगर आप इस उपन्यास के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन बी ए इसका एक सही है, बी और डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु से संबंधित प्रश्न आ गया। परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? ये वही परीक्षा गुरु है जो कि हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट के यथार्थ, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास, सामंत वर्ग के पतनोन्मुख चरित्र का वर्णन, स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल। तो कौन सा है इसमें सही जवाब है? बहुत बच्चों ने सही जवाब दे दिया कि पहला है, प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। बाकी कब प्रकाशन हुआ है, इसके लेखक कौन है, पात्रों से संबंधित भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, जिस पर कि हमने बहुत सारे वीडियोज बनाई हुई हैं पिछली बार जब हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो इस बार थोड़ा सा हम और अलग ढंग से तैयारी करेंगे, समय इसीलिए मैंने सोचा कि क्वेश्चन पे बातचीत कर लेता हूँ। चलते आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि सुमेलित वाला फिर से आ गया। एक तरफ लेखकों का नाम दिया है, दूसरी तरफ उनकी रचनाओं का नाम है। रचनाओं में है फागुन दुई रे दीना, मेरी जन्मभूमि, कवि और कविता, जातीय संगीत, ठीक है। और दूसरी तरफ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। तो अब हमें मिलान करना है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम मिलान करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक रचना का नाम है जातीय संगीत। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हो सकता है कि नया हो। इससे पहले हमने रामायण से रिलेटेड एक बुक का नाम बताया था इसी प्रैक्टिस सेट में, तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है कवि और कविता, इसको आप जान रहे होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया मेरी जन्मभूमि, और विद्यानिवास मिश्र का जो कि ललित निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं, तो फागुन दुई रे दीना। ये सारी जो रचना है एक दूसरे से आप लोग मिला लिए होंगे, और जो भी नया होगा उसको नोट भी कर लिए होंगे। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुल 50 क्वेश्चन पे आप सभी से डिस्कशन किया, और मेरी कोशिश उत्तरों को जानने की उतनी नहीं थी, ये बताने की थी कि अगर आप जब 2023 में इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो एक बार जरूर इन प्रश्नों के नेचर, स्वभाव और किस हिसाब से हमें रिवीजन करते हुए जोर देना है, कहाँ पर ध्यान देना है, उसके तरफ आपको ले जाना था। बाकी आप लोग तो अच्छे से तैयारी कर ही रहे हैं और लगातार यहाँ जुड़े हुए हैं और पुराने वीडियोज को भी देख रहे हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ रिवाइज करते हैं या फिर कोई पुस्तक भी पढ़ते हैं, तो एक बार आप पढ़ते हैं तो उसका अलग प्रभाव रहता है, जब दोबारा पढ़ते हैं तो अलग प्रभाव होता है, तिबारा पढ़ते हैं तो अलग प्रभाव होता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बार बार पढ़ने पर आपको बार बार अलग अलग तरीके का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए आप अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी टॉपिक्स इस चैनल पर लगे हुए हैं, अपलोडेड हैं, उनको देखते रहिए, एक से अधिक बार भी देख सकते हैं। मेन बात है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश आप लोगों से जुड़ने की क्या रही है, सभी लोग जानते हैं। तो आत्मीयता के साथ देखिए, आपका जुड़ाव ही मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं इसी उम्मीद से सोचा कि इस क्वेश्चन पेपर से आज शुरुआत